100 बात की एक बात यह कि नेपाल में यह हुआ क्या है। यहां पब्लिक यह नहीं समझ पा रही कि सोशल मीडिया बैन करने पर युवा इतना कैसा भड़क गए कि सरकार ही गिर गई। मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, मकान जला दिए मंत्रियों के। ऐसा भी क्या हो गया? कोई कह रहा है कि जरूर यह तो कोई बड़ी साजिश होगी। तो साजिश भी हो तब भी वहां की पब्लिक का सपोर्ट तो रहा होगा ना। ऐसे थोड़े इतना बड़ा आंदोलन रातों रात खड़ा हो गया। यानी कुछ तो सुलग रहा था अंदर ही अंदर। तो उसके बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन एक वजह ऐसी है जिस पर लोगों का ध्यान कम जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग। जी, रूस यूक्रेन जंग। आप बोलोगे रूस यूक्रेन जंग का नेपाल से क्या मतलब? तो वो समझने के लिए नेपाल में पिछले कुछ टाइम से क्या चल रहा है वो समझना होगा। ये तो आप जान गए कि नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा दिया था और हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। काठमांडू की सड़कों पर खून खराबा हुआ, 19 लोग मारे गए, 400 से ज्यादा घायल हो गए। लेकिन सवाल यह है कि सोशल मीडिया बैन से इतना बड़ा हंगामा कैसे हो गया? तो जो नेपाल पर नजर बनाए हुए थे कुछ टाइम से, वो बता रहे हैं कि यह कहानी सिर्फ सोशल मीडिया बैन की नहीं है। एक एंगल यह बताया जा रहा है कि सरकार क्यों सोशल मीडिया से परेशान होने लगी थी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वहां सोशल मीडिया पर वहां के नेताओं के बच्चों को टारगेट किया जा रहा था। नेताओं के परिवार वालों की रईसी के वीडियो दिखाकर हमला बोला जा रहा था। कैप्शन दिए जा रहे थे वीडियो पर कि नेता लोगों के बच्चे तो विदेशों से गुची के बैग के साथ आते हैं और आम लोगों के बच्चे बॉडी बैग के साथ आते हैं। गुची का बैग मतलब, गुची एक इटली की मशहूर डिजाइनर कंपनी है जिसके बैग और कपड़े वगैरह लाखों के आते हैं और दुनिया के बड़े बड़े रईस ही गुची की चीजें खरीद पाते हैं। और बॉडी बैग मतलब ताबूत जिनमें शव आते हैं। तो वीडियो बनाए जा रहे थे कि नेताओं की औलादों की रईसी देखो कैसे विदेशों से गुची के बैग लिए आते हैं और हमारे नौजवान देखो जिनके शव आते हैं बॉडी बैग में विदेशों से। तो ये कौन से शवों की बात हो रही थी? नेपाल के लोग विदेशों में काम करने जाते हैं वो तो पता है लोगों को, लेकिन उनके शव क्यों आते हैं नेपाल? बॉडी बैग क्यों आते हैं पब्लिक के? नेताओं के गुची के बैग और पब्लिक के बॉडी बैग वाली बात क्यों चल पड़ी थी सोशल मीडिया पर? तो वो इसलिए क्योंकि यह बात थी रूस यूक्रेन युद्ध में मरने वाले नेपाली जवानों की। जी हां, खबरें यह हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में नेपाली नौजवान भी मारे जा रहे हैं। नेपाल में 33% पैसा उन लोगों से आता है जो विदेशों में काम करते हैं। 33%, 1/3। लेकिन ऐसी खबरें आई कि इनमें कई अब युद्ध में फंस गए हैं, रूस यूक्रेन युद्ध में। और पब्लिक के गुस्से के भड़कने की यह भी एक वजह है। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से हजारों नेपाली रूस यूक्रेन युद्ध में फंस गए। एक अनुमान यह है कि करीब 15,000 नेपाली रूस की सेना में भर्ती हुए। इनमें सितंबर 2024 तक कम से कम 40 की तो मौत हो चुकी थी। वैसे तो आंकड़े सैकड़ों हजारों में मौतों के भी बताए जा रहे हैं, लेकिन 40 की मौत की खबरें तो सामने आई सबके। कुछ नाम सामने आए वहां, जैसे बिमल लिंबू, विक्रम चौधरी, ये सब नाम सामने आए। तो ये बात फैलती चली गई कि विदेशों में नौकरी के नाम पर नेपाली तो युद्ध में भाड़े के सैनिक बन रहे हैं और ऐसी जंग में अपनी जान गंवा रहे हैं जिस जंग से उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। बताइए, रूस यूक्रेन जंग। सिर्फ बेरोजगारी और गरीबी उनको रूस की तरफ से लड़ने के लिए युद्ध में झोंक रही है। कुछ नेपाली यूक्रेन की तरफ से भी लड़े, लेकिन ज्यादातर रूस के लिए ही लड़े, क्योंकि बताते हैं कि रूस ने ज्यादा भर्ती की। ऐसी भी खबरें आई कि कई नेपाली तो यूक्रेन में युद्ध बंदी भी हैं। कई रिपोर्ट कहती है कि 4 नेपाली वहां युद्ध बंधक हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो लोग नेपाली युद्ध बंदियों का आंकड़ा भी अच्छा खासा बताते हैं। खैर, आंकड़ा जो भी हो, यह मुद्दा कुछ टाइम से वहां सुलग रहा था, लेकिन नेपाल के लोग रूस यूक्रेन युद्ध में कैसे फंस गए? तो वो बात ऐसी है कि नेपाल में 19% युवा बेरोजगार बताए जाते हैं। 19% का मतलब यह हुआ कि हर 5 युवा में एक बेरोजगार है। गरीबी ऐसी कि लोग विदेशी नौकरी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो बताते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए एजेंटों ने यह जाल बिछाया और दलालों ने युवाओं को लालच दिया कि 3-3 लाख नेपाली रुपए महीने के मिलेंगे और आगे चलकर रूस की नागरिकता भी मिलने का लालच था। कुछ भी ऑफिशियल नहीं, सारी भर्ती चोरी छिपे। कई रिपोर्ट कहती हैं लोगों को यह भी नहीं बताया गया कि फ्रंट पर लड़ने के लिए जाना होगा।
उनको बोला गया कि रूसी सैनिकों के लिए रसोइये या हेल्पर वगैरह का काम करना होगा। ऐसी भी खबरें हैं कि नेपाली सेना में काम कर चुके लोग भी अलग अलग रास्तों से रूस पहुंचने लगे, लेकिन रूस पहुंचते ही दलालों ने उनके पासपोर्ट छीन लिए। ये सब ऑफिशियल नहीं है, दलालों के जरिए हो रहा था। और थोड़े से दिनों की ट्रेनिंग के बाद उन्हें बाखमुत जैसे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में भेज दिया गया। रूसी भाषा भी नहीं आती थी तो उनको युद्ध की कमांड भी समझ में नहीं आई, लेकिन वो फंस गए वहां पर। कई जंग लड़ते मारे भी गए, उनके शव लौटे। एक व्यक्ति ने बताया कि वो बिल्कुल भाड़े के लड़ाकों की तरह इस्तेमाल हुए। ड्रोन हमलों में उनके दोस्त मर गए। कुछ नेपाली लोगों ने तो $9,000 तक खर्च कर दिए वीजा के लिए, लेकिन पहुंचते ही मौत के मुंह में धकेल दिए गए। नेपाल में विरोध शुरू हो गए थे इसको लेकर, कुछ टाइम से चल रहे थे। मामला इतना सीरियस हो गया कि जनवरी 2024 में, यानी पिछले साल ही, नेपाल सरकार ने रूस की यात्रा पर बैन लगा दिया था। 18 दलालों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यह वाली भर्ती रुकी नहीं। काठमांडू में परिवारों ने रूस के दूतावास के बाहर प्रदर्शन भी किए थे, अपने बच्चों को वापस लाने की मांग की थी, लेकिन ऑफिशियल था नहीं, ये दलालों के जरिए हो रहा था। एक एक्टिविस्ट है वहां के, कृतु भंडारी नाम के, उन्होंने सरकार से मृतकों के लिए 20 लाख रुपए मुआवजा भी मांगा। तो एक तरफ यह हो रहा था, दूसरी तरफ नेताओं की रईसी के किस्से आ रहे थे। छोटा सा देश है नेपाल, करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं। यहां की औसत कमाई सालाना सिर्फ 1 लाख रुपए है। जैसा हमने बताया कि 19% युवा बेरोजगार हैं और ज्यादातर लोग गरीबी में जीते हैं। फिर भी कुछ लोग शानदार जिंदगी जी रहे थे। कौन? नेपाल के नेताओं के बच्चे, जिन्हें लोग अब नेपो किड्स बुलाते हैं। नेपो यानी नेपोटिज्म, यानी वो लोग जो अपने परिवार की वजह से ऊंचे मकाम पर हैं, मेहनत से नहीं। तो सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपो किड्स और हैशटैग पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल, ये जैसे हैशटैग वायरल होने लगे। युवाओं ने वीडियो बनाए जिनमें नेताओं के बच्चों की रईसी दिखाई गई। जैसे एक है सौगत थापा, ये नेपाली कांग्रेस के नेता बिंदु कुमार थापा के बेटे हैं। आरोप लगे कि इनकी कंपनी अंसुवारा ग्रुप कुछ ही सालों में अरबों की कंपनी हो गई। सोशल मीडिया पर सौगत की लग्जरी गाड़ियां, विदेशी छुट्टियों की तस्वीरें देख लोग भड़क गए। पब्लिक पूछने लग गई कि यह पैसा कहां से आया। फिर शेर बहादुर देववा के बच्चे, शेर बहादुर देववा नेपाल के 4 बार के प्रधानमंत्री रहे। उनके बच्चों की विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई, महंगी गाड़ियां सोशल मीडिया के वीडियो में दिखी। लोग पूछने लगे इतना पैसा कैसे आ गया इनके पास। यहां तक कि पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की बेटी पर भी आरोप लगे। प्रचंड कभी माओवादी विद्रोही थे, गरीबों के लिए लड़ते थे, जैसे नक्सली लड़ते हैं वैसे कम्युनिस्ट माओवादी, लेकिन उनकी बेटी की रईसी देख लोग गुस्से में आ गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ कि प्रचंड गरीबों के लिए लड़े, लेकिन उनकी बेटी गुची के बैग उठाती है। यहां तक कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बच्चों को लेकर भी सोशल मीडिया पर आरोप लगे। प्रधानमंत्री ओली के बच्चों की सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई, लग्जरी कपड़ों, विदेशी दौरों की। इस गुस्से ने युवाओं को भड़काया। फिर 4 सितंबर को सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब बैन लगा दिया। सरकार ने कहा ये नेपाल के कानून नहीं मान रहे थे, लेकिन लोग मानते हैं कि असली वजह थी नेपो किड्स और भ्रष्टाचार की बातों को दबाना। कुछ वीडियो जो नेताओं को निशाना बनाते थे नेपाल में ब्लॉक हो गए, जिससे सेंसरशिप का शक और बढ़ गया। तो एक थ्योरी यह है कि कहानी यह बनी नेपाल के नेताओं के बच्चों की रईसी और गरीब नेपाली युवाओं की बेबसी की। एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो जो रूस यूक्रेन युद्ध में मर रहे हैं। यह गुस्सा सालों से उबल रहा था। सोशल मीडिया ने इसे बाहर ला दिया और सोशल मीडिया पर वीडियो ये दिखाते थे कि नेताओं के बच्चे विदेशों में मजे कर रहे हैं, जबकि गरीब नेपाली यूक्रेन में मर रहे हैं। नेपाल में 90% लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। 20% से ज्यादा 16 से 25 साल के युवा हैं। सोशल मीडिया उनके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो उस पर खबरें देखते हैं, छोटे बिजनेस चलाते हैं, विदेश में बसे अपने परिवारों से जुड़ते हैं। तो जब सरकार ने 4 सितंबर को 26 ऐप पर बैन लगाया तो ये उनकी आवाज छीनने जैसा था। यानी ये सब कोई रातों रात नहीं हुआ, आग एकदम नहीं लगी, चिंगारी काफी टाइम से सुलग रही थी। 100 बात की एक बात,